बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बायोकेमिस्ट्री के विटामिन चैप्टर का लास्ट पार्ट डिस्कस करना है, जो हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो नेक्स्ट जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का टाइप है वो आती है विटामिन बी सिक्स, जिसे हम पायरिडॉक्सिल फोस्फेट भी कहते हैं। विटामिन बी सिक्स भी वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। इनके जो सिनोनिम्स होते हैं वो पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सामाइन और पायरिडॉक्सिल फोस्फेट होते हैं। बी सिक्स के सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, किन किन जराया से हम इन्हें हासिल कर सकते हैं? इन्हें हम अंडों से हासिल कर सकते हैं, दूध से, गोश्त से, इसके अलावा लिवर ऑयल से हासिल कर सकते हैं। प्लांट सोर्स की बात करें तो प्लांट सोर्स में सब्जियों से, फ्रूट से और सीरियल्स वगैरह से भी हम विटामिन बी सिक्स को हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ विटामिन बी सिक्स। सबसे पहला इसका फंक्शन आता है कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर। इसका इफेक्ट कार्बोहाइड्रेट के ऊपर विटामिन बी सिक्स का इफेक्ट होता है कि विटामिन बी सिक्स हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के नॉर्मल लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को या ग्लूकोज के लेवल को बॉडी के अंदर मेंटेन करता है। सेकेंड इफेक्ट इसका होता है प्रोटीन और फैट की मेटाबॉलिज्म के ऊपर। ये प्रोटीन और फैट्स की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, उसके बनने और टूटने के अमल में हम हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन। तो विटामिन बी सिक्स एरिथ्रोपोइसिस या हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन में भी अहम किरदार अदा करता है। एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं आरबीसीज का बनना, ऐसा प्रोसेस जिसमें आरबीसीज की प्रोडक्शन होती है उसे एरिथ्रोपोइसिस कहा जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स पे इसका इफेक्ट होता है कि बी सिक्स जो होते हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर्स की सिंथेसिस के लिए, उनके बनने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अब न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सीरोटोनिन हो गया, एपिनेफ्रिन, डोपामिन, ये सारे हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जो हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम को कह लें एक्टिवेट करते हैं। तो इनके बनने में भी हमारे बी सिक्स वाइटामिन का रोल होता है, और ये हमारी मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। इम्यूनिटी में डब्ल्यूबीसीज को ये मेच्योर करता है। डब्ल्यूबीसीज हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा होते हैं, जो हमें बीमारियों से लड़ने में हेल्प करते हैं, इन्फेक्शंस वगैरह से बचाते हैं। तो बी सिक्स का काम होता है कि ये वाइट ब्लड सेल्स को मेच्योर करता है, उन्हें बालिग करता है, और इस तरीके से वाइट ब्लड सेल्स जो है वो फिर हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं। कोएंजाइम के तौर पे भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अब अगर विटामिन बी सिक्स की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी वजह से कौन कौन सी कंडीशंस आ सकती हैं, कौन कौन सी बीमारियां या कह लें कौन कौन सी अलामात हमारी बॉडी में शो हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इसकी डेफिशिएंसी अलग से याद करें। अगर आपने जो पॉइंट्स मेंशन किए हैं फंक्शंस में, फंक्शंस आपको याद हैं, तो इनकी डेफिशिएंसी को के केस में आप फंक्शंस को ही उलट करके अगर देखेंगे तो इनकी डेफिशिएंसी की वजह से वो कंडीशंस हो जाती हैं। तो विटामिन बी सिक्स की डेफिशिएंसी की वजह से माइक्रोसिस्टिक एनीमिया होता है। माइक्रोसिस्टिक एनीमिया से मुराद है कि इस किस्म के एनीमिया में जो आरबीसीज होते हैं उनका साइज जो होता है वो स्मॉल होता है। स्मॉल साइज के आरबीसीज बनते हैं। डिप्रेशन हो सकता है, माउथ और हमारी जो जुबान है उसके ऊपर जख्म बन सकते हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। क्योंकि बेसिकली विटामिन बी सिक्स क्या कर रहा था, फैट और प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म करवा रहा था, हमारी मेंटल हेल्थ को कंट्रोल कर रहा था, उसके लिए इम्पोर्टेंट था। तो जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी वजह से ये सारी कंडीशंस बॉडी में हो सकती हैं। नेक्स्ट आता है विटामिन बी सेवन, जिसे हम बायोटिन भी कहते हैं। ये भी वाटर सॉल्युबल होता है। इसके सिनोनिम्स होते हैं बायोटिन, विटामिन एच और कोएंजाइम आर। सोर्सेज एनिमल्स और एग, सॉरी प्लांट्स दोनों से हासिल हो सकते हैं। एनिमल्स में अंडों से, दूध, गोश्त, मक्खन हो गया, इसके अलावा चीज़ वगैरह हो गई, इनसे हासिल होता है। और प्लांट्स में वेजिटेबल, फ्रूट्स और सीरियल्स वगैरह से हासिल होता है। अब विटामिन बी सेवन के फंक्शंस कौन कौन से आते हैं? सबसे पहला फंक्शन इसका होता है हमारे हेयर और नेल्स के ऊपर, नाखून और बालों के ऊपर। ये हमारे नाखून और बालों की नॉर्मल हेल्दी ग्रोथ करवाता है, उनको हेल्दी करने में हेल्प करता है। ग्लाइकोजिनोसिस यानी ग्लूकोज की सिंथेसिस के लिए में भी ये बहुत अहम किरदार अदा करता है। बॉडी के अंदर ग्लूकोज की सिंथेसिस में भी विटामिन बी सेवन का बहुत अहम किरदार होता है। इसके अलावा हमारी स्किन की नॉर्मल ग्रोथ और हमारी स्किन को फ्रेश करने में भी विटामिन बी सेवन अहम किरदार अदा करता है। और अगर कहीं जख्म बन गया है तो उसको रिपेयर करने के लिए और उसको हील करने के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। ग्रोथ में इसका रोल होता है कि हमारी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ करवाता है, नॉर्मल डेवलपमेंट वगैरह करवाता है। कोएंजाइम के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अगर बॉडी में किसी सब्सटेंस की ब्रेकडाउन के नतीजे में फ्री रेडिकल्स बन गए हैं तो उन फ्री रेडिकल्स को किल करता है। तो उनको किल करके ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी काम करते हैं। सीएनएस स्टिमुलेंट, सीएनएस को स्टिमुलेट करता है, एक्टिव करता है। तो ब्रेन की एक्टिविटी
नॉर्मल एक्टिविटी के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है और हमारे सीएनएस को स्टिमुलेट करता है। फैट की मेटाबॉलिज्म, ये ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। इसके अलावा हमारे जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, हमारा हार्ट वगैरह है, हमारे हार्ट की भी नॉर्मल एक्टिविटी के लिए विटामिन B7 बहुत अहम होता है। अब अगर विटामिन B7 की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो उस केस में हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी अलामात शो होंगी, कौन कौन से सिम्टम्स शो होंगे। तो सबसे पहले तो आ जाता है डर्माटाइटिस, क्योंकि हमने ऊपर इसका इफेक्ट पड़ा कि हमारी हेल्थी स्किन के लिए इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमारी स्किन पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो स्किन की इन्फ्लेमेशन को कहते हैं डर्माटाइटिस। एनीमिया हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि विटामिन B7 का काम था कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर रहा है, लेकिन जब इसकी कमी हो जाती है तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, मसल्स में पेन होती है। बालों की ग्रोथ के लिए ये इम्पोर्टेंट था, लेकिन अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो बालों के गिरने की वजह बन सकता है। ग्रोथ में आ सकते हैं, कमी आ सकती है, ग्रोथ ठीक तरीके से नहीं हो सकती है, हमारे नेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, नॉर्मल ग्रोथ नहीं होती। नेक्स्ट आता है विटामिन B9, फोलिक एसिड। ये भी वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। इसके जो सिनोनिम्स होते हैं वो फॉलिक एसिड ही होता है, B9 का सिनोनिम। अच्छा, जो फॉलिक एसिड होता है ना, ये इनएक्टिव फॉर्म होती है, ये बॉडी में जाके अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और जो इसकी एक्टिव फॉर्म होती है वो होती है टेट्रा हाइड्रोफोलेट। यानी कि फॉलिक एसिड इनएक्टिव फॉर्म जब बॉडी के अंदर जाती है तो वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है, जिसे कहते हैं टेट्रा हाइड्रोफोलेट। यानी अपना इफेक्ट शो करने से पहले ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। सोर्सेज एनिमल और प्लांट दोनों होते हैं। एनिमल्स में एग, मिल्क, मीट, लिवर ऑयल से हासिल किया जाता है, और प्लांट्स में वेजिटेबल, फ्रूट्स और सीरियल्स वगैरह से हासिल किया जाता है। टोटल जो बॉडी के अंदर फॉलिक एसिड पाई जाती है वो है 6 to 10 मिलीग्राम, और इसका तकरीबन 60% जो फॉलिक एसिड है वो हमारे लीवर में पाया जाता है। यानी बॉडी के अंदर 6 से 10 मिलीग्राम जो है वो फॉलिक एसिड पाया जाता है, और इस 6 से 10 में से भी 60% जो है वो सिर्फ लिवर में ही पाया जाता है। नेक्स्ट, इसके फंक्शंस अगर देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर इसका इफेक्ट होता है। ये सेम लास्ट टाइम वाला फंक्शन जो हमने B7 में पढ़ा, कि ये नॉर्मल सॉरी B6 में पढ़ा कि ग्लूकोज के लेवल को जो है वो मेंटेन करता है बॉडी के अंदर। प्रोटीन और फैट्स की मेटाबॉलिज्म में अहम किरदार अदा करता है, हमारे WBCs को मेच्योर करता है और उसे इन्फेक्शन से बचाता है। इसके तकरीबन सारे इफेक्ट सेम है जैसे हमारे B6 के थे। हीमोग्लोबिन और आरबीसीज की प्रोडक्शन के लिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करवाते हैं, और हमारी मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। रिप्रोडक्शन उससे हटके, B6 से हटके इसका रिप्रोडक्शन में भी अहम किरदार अदा होता है। फोलिक एसिड दी जाती है उन वुमेन्स को जो कंसीव कर रही होती हैं, जो या प्रेग्नेंट वुमेन्स जो होती हैं उन्हें फोलिक एसिड दिया जाता है, ताकि उन्हें मिस कैरेज से बचाया जा सके, या जो फीटस है, फीटस कहते हैं बर्थ से पहले जो बेबी है, बेबी के अंदर बर्थ डिफेक्ट को कम करने के लिए, या न्यू बॉर्न बेबीज के अंदर बर्थ डिफेक्ट्स को कम करने के लिए भी हम जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उन्हें फॉलिक एसिड दिया जाता है। जो फीटस है और न्यू बॉर्न बेबीज हैं उनकी बॉडी के अंदर भी ये विटामिन उनकी नॉर्मल ग्रोथ करवाने में अहम किरदार अदा करता है। प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया, ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को भी प्रिवेंट करता है, उससे बॉडी को बचाता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया से। अब अगर विटामिन B9 की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उस केस में बॉडी किन किन कंडीशन से गुजर सकती है, कौन कौन से सिम्टम्स बॉडी के अंदर शो हो सकती हैं। तो सबसे पहला सिम्टम आता है बोन मैरो डिप्रेशन, रिप्रोडक्टिव डिफेक्ट्स आ जाते हैं, ग्रोथ में कमी आ सकती है, वीकनेस हो सकती है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, इसके अलावा थकावट, फटीग, कमजोरी वगैरह हो सकती है। नेक्स्ट, विटामिन B कॉम्प्लेक्स का जो लास्ट है टाइप, वो होती है विटामिन B12, जिसको हम सियानोकोबाल्मिन भी कहते हैं। ये भी वाटर सोल्यूबल होता है। इसके सिनोनिम्स कोबाल्मिन आ जाते हैं, एंटी पर्निशियस एनीमिया फैक्टर आ जाता है, और सियानोकोबाल्मिन आता है। सोर्सेज इसके जिगर से हासिल होता है, दूध, किडनी, अंडे, मछली, चीज, मसल्स। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी विटामिन B12 की सिंथेसिस करते हैं। इसके फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन आता है एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जिसमें आरबीसीज की प्रोडक्शन होती है। तो विटामिन B12 क्या करता है, फोलिक एसिड के साथ मिलके आरबीसीज की डेवलपमेंट में अहम किरदार अदा करता है, इसलिए ये एरिथ्रोपोइसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। WBCs को मेच्योर करता है, ताकि WBCs हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचा सके, बीमारियों से बचा सके। मेटाबॉलिज्म में
इस्तेमाल होता है। अच्छा, जो विटामिन बी 12 होता है ना, ये पहले कन्वर्ट होता है कोएंजाइम बी 12 में। उस कोएंजाइम बी 12 को कहा जाता है कोबालामाइड। ठीक है। जब ये कोबालामाइड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ये कोएंजाइम क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स वगैरह की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। ठीक है। तो पहले क्या करता है, विटामिन बी 12 कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है। वो कोएंजाइम क्या कहलाता है, कोबालामाइड। और वो कोबालामाइड फिर हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स वगैरह की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। माइलिन शीट जो हमारा न्यूरॉन्स होते हैं, जिन्होंने मैसेज को हमारे नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं, न्यूरॉन का अगर स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा है तो उसमें एक उसकी बॉडी होती है, और बॉडी से एक लॉन्ग ब्रांच निकल रही होती है जिसे हम कहते हैं एक्सोन। एक्सोन के आसपास एक शीट सी मौजूद होती है जिसे हम कहते हैं माइलिन शीट। फैट्स की बनी हुई ये शीट होती है। इस माइलिन शीट की प्रोडक्शन में ये हेल्प करते हैं, या उसको दोबारा से बनाने में हमारा विटामिन बी 12 हेल्प करता है। और इस तरीके से ये हमारे न्यूरॉन को डैमेज होने से बचाता है। अगर विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी वजह से पर्निशियस एनीमिया हो सकता है, वीकनेस हो सकती है, थकावट हो सकती है, दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो सकती है, सांस की रफ्तार तेज़ हो सकती है, जुबान के ऊपर जख्म बन सकते हैं, हमारा स्टमक जो है वो थोड़ा अपसेट हो सकता है, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन वगैरह की कंडीशन भी इसकी डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती है। लास्ट जो विटामिन है हमारा वाटर सोल्यूबल विटामिन में, वो आता है विटामिन सी। विटामिन सी वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है, और ये इम्पोर्टेंट विटामिन होता है हमारी जो गम्स होते हैं, हमारे जो मसूड़े होते हैं, और हमारी स्किन की नॉर्मल ग्रोथ के लिए। आपने देखा होगा अक्सर मार्केट में विटामिन सी के सीरम भी आते हैं। वो सीरम स्किन पे लगाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ताकि वो स्किन को फ्रेश किया जा सके, स्किन की कह लें कि हम डार्क स्पॉट्स वगैरह, या कह लें कि हेल्थी स्किन के लिए वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो नॉर्मली जो विटामिन सी है वो हमारी गम्स, मसूड़ों और स्किन की नॉर्मल ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके सिनोनिम्स जो होते हैं वो एस्कॉर्बिक एसिड और एंटी स्कॉर्ब्यूटिक विटामिन होता है। अच्छा, एंटी स्कॉर्ब्यूटिक से मुराद है, स्कॉर्ब्यूटिक लफ्ज यूज हो रहा है एंटी स्कॉर्ब्यूटिक स्कर्वी के लिए। स्कर्वी एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें हमारे मसूड़ों से खून निकलता है, ब्लीडिंग होती है। ठीक है। ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स। तो स्कर्वी की डिसीज को ट्रीट करने के लिए विटामिन सी का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसे एंटी स्कॉर्ब्यूटिक विटामिन भी कहा जाता है। इसके सोर्सेज में फ्रूट्स से भी हम हासिल कर सकते हैं विटामिन बी सी। सब्जियों से भी हासिल कर सकते हैं और एनिमल से भी हासिल कर सकते हैं। अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स में ऑरेंजेस, लेमन, ग्रेप्स, गुआवा, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, टमाटोज, इनसे हासिल होता है। और अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें तो गोभी हो गई, बंद गोभी हो गई, प्याज वगैरह हो गए, सलाद, मटर या बीन्स वगैरह, इनसे भी हम विटामिन सी को हासिल कर सकते हैं। एनिमल्स में लिवर, किडनी और एड्रीनल ग्लैंड से विटामिन सी हासिल किया जाता है। अब विटामिन सी के फंक्शन कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला इसका फंक्शन होता है हिमाटोपोइसिस। पोइसिस का लफ्ज जहाँ पे भी आए उसका मतलब होता है प्रोडक्शन। हिमाटो लफ्ज हीमा का मतलब होता है ब्लड। यानी इसमें क्या होता है, हिमाटोपोइसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ब्लड सेल की प्रोडक्शन होती है। ठीक है। तो यहाँ पे जो विटामिन सी का काम होता है वो हिमाटोपोइसिस होता है, यानी इसने डब्ल्यूबीसीज और आरबीसीज की प्रोडक्शन में अहम किरदार अदा करना होता है। इसके अलावा विटामिन सी का काम होता है कि जख्म को ठीक करने के लिए, बाउंड रिपेयरिंग में भी अहम किरदार अदा करता है। फ्री रेडिकल्स को भी किल करता है, जिसकी वजह से इसे एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। आयरन की एब्जॉर्प्शन में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या करता है कि हमारी बॉडी के जो अंदर जो आयरन है वो Fe+3 की फॉर्म में उसको Fe+2 की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और फिर उसको हीमोग्लोबिन में एब्जॉर्ब करवाता है। फिर हीमोग्लोबिन के अंदर ये जो आयरन होती है Fe+2 की फॉर्म में, ये अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड करके उस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करती है। नेक्स्ट इसका फंक्शन होता है प्रोटीन की सिंथेसिस में। इसका काम होता है, इसने कोलेजन प्रोटीन की फॉर्मेशन करवानी होती है। वो कोलेजन प्रोटीन फिर हमारे कनेक्टिव टिश्यूज की डेवलपमेंट में हेल्प करती है। बोन्स और टीथ की भी नॉर्मल ग्रोथ के लिए विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉलिक एसिड के कन्वर्जन में भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि फॉलिक एसिड जो है वो बॉडी में एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होकर फिर बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है। तो फॉलिक एसिड की एक्टिव फॉर्म होती है टेट्राहाइड्रोफोलेट, जिसको हम टीएचएफ भी कहते हैं। तो फॉलिक एसिड को जब हम लेते हैं तो वो पहले टीएचएफ में कन्वर्ट होता है और फिर बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है। तो विटामिन सी क्या करता है, उस फॉलिक एसिड की हेल्प करता है उसे टीएचएफ में यानी टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट करने के लिए। इस तरीके से विटामिन सी फॉलिक एसिड को टीएचएफ यानी टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट करता है।
स्किन पे इसका इफेक्ट होता है कि हमारी डेड स्किन को रिमूव करती है और हमारी स्किन को ग्लोई सी अपीयरेंस देती है, ग्लो आता है स्किन पे इसकी वजह से। अब अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी वजह से कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं, तो सबसे पहले तो आ जाती है स्कर्वी। स्कर्वी मैंने आपको बताया गम्स ब्लीडिंग, मसूड़ों से खून आता है। तो अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है, हमने पहले ही स्टार्ट में ही पढ़ा विटामिन सी के कि ये गम्स की नॉर्मल ग्रोथ में हेल्प करती है, लेकिन अगर विटामिन सी की कमी हो रही है तो उसकी वजह से गम्स ब्लीडिंग होती है, मसूड़ों से खून आता है और स्कर्वी की डिसीज होती है। जो जख्म है उसके भरने में जो है वो कह लें मुश्किल पेश आती है, या जख्म भर नहीं पाते, जख्म ठीक नहीं हो पाता, बोन्स और टीथ में वीकनेस हो जाती है और हमारी स्किन डल हो जाती है और स्केली सी हो जाती है, रफ रफ सी हो जाती है। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।